हेलो दोस्तों, एमके स्टडी मॉल में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे खान सर का इकोनॉमिक्स का नोट्स, जो कि आपका इसका मास्टर वीडियो है। एक वीडियो में पूरा इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा, जो कि आपके आने वाले दरोगा एग्जाम एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार देख लीजिए, बहुत ही कम टाइम में आपको पूरा इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम। चलिए, अर्थव्यवस्था न्यूनतम संसाधनों में अधिकतम उत्पादन को अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को कहते हैं। ठीक है, उनकी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन 1776 कब आया उनका वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में। उसके लेखक एडम स्मिथ हैं, उनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। प्रकाशित हुई थी। उन्होंने यह सिद्धांत दिया कि ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन का सिद्धांत। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक विश्वरैया को कहते हैं। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक विश्वरैया को कहते हैं। ठीक है, उत्पादन के 4 कारक होते हैं। ठीक है, पहला है पूंजी, दूसरा है भूमि, तीसरा है श्रमिक, चौथा है उद्यमी। ठीक है, तो चलिए एक करके देखते हैं। तो पूंजी, उत्पादन में लगाया गया धन पूंजी कहलाता है। यह ऋण के रूप में भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा भूमि, जिस स्थान पर उत्पादन किया जाता है उसे भूमि कहते हैं। यह किराया के स्थान पर भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा श्रमिक, वस्तु के उत्पादन के लिए काम कर रहे मजदूरों को श्रमिक कहते हैं। उद्यमी, कंपनी जिस व्यक्ति की होती है उसे उसका उद्यमी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर डायग्राम से भी दिखाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसका संग्रह किया गया है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। आप इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। चलिए, पूंजी अर्थव्यवस्था, जब उत्पादन के सभी 4 कारकों पर निजी व्यक्ति का अधिकार हो उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, चलिए जैसे कि जापान का अर्थव्यवस्था, यूएसए का अर्थव्यवस्था, सिंगापुर, चीन पूंजी अर्थव्यवस्था ठीक है में विकास तेजी से होता है। इसे गरीब को ध्यान में न रखकर बाजार को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। ठीक है, इसमें गरीब को ध्यान में न रखकर इसके बाजार को ध्यान में रखकर बनाया जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बाजार पर ही डिपेंड होता है। ठीक है, अब समाजवादी अर्थव्यवस्था, जब उत्पादन के 4 कारकों पर सरकार का अधिकार हो। ठीक है, उसमें निजी व्यक्ति का अधिकार हो, इसमें सरकार का अधिकार हो, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था, जब उत्पादन के 4 कारकों पर निजी तथा सार्वजनिक दोनों का अधिकार हो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था, पाकिस्तान, श्रीलंका की अर्थव्यवस्था। ठीक है, द्वैत अर्थव्यवस्था, वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें परंपरागत तथा आधुनिक विधियों का प्रयोग हो उसे द्वैत अर्थव्यवस्था कहते हैं, जैसे इंडिया। ठीक है, समांतर अर्थव्यवस्था, काला धन अत्यधिक बढ़ जाने को समांतर अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें मौद्रिक नीतियाँ कम प्रभावी होती हैं। काला धन किसको कहते हैं? वैसा धन जिस पर टैक्स नहीं दिया जाता है। जिस धन पर टैक्स चोरी किया जाता है उसे काला धन कहते हैं। काला धन की जानकारी सरकार को नहीं रहती है, मतलब इसके बारे में सरकार को जानकारी नहीं दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देते हैं मौद्रिक आय, किसी श्रम के बदले मिले धन को मौद्रिक आय कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रयोज्य आय। ठीक है, करें मौद्रिक आय में टैक्स घटाने के बाद जो बचे धन प्रयोज्य आय कहते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको पूरी तरह से व्हाइट मनी कहते हैं। ठीक है, प्रयोज्य आय को ही व्हाइट मनी कहते हैं। वास्तविक आय किसको कहते हैं ये देख लेते हैं। ठीक है, करा रियल इनकम, प्रयोज्य आय में से देनदारी तथा ऋण भार को हटा देने पर बचा हुआ धन वास्तविक आय कहलाता है। महंगाई बढ़ने पर वास्तविक आय घट जाता है। आगे देखिए, एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर समझाया है। चलिए हम आगे देखते हैं। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, किसी देश के अंदर सभी घटक सरकारी तथा निजी से मिलने वाली कुल आय को योग को राष्ट्रीय आय कहलाता है। राष्ट्रीय आय बाजार स्तर पर एनएनपी होगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, राष्ट्रीय आय एनएनपी माइनस अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, देखिए खान सर द्वारा तैयार नोट्स है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड पेज। कर भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछता है। राष्ट्रीय आय की गणना भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन करती है। इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। ठीक है, उनतीस जून को सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 जून को सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं, जो कि पीसी महालोबिस के जन्म दिवस से संबंधित है। भारत में प्रतिकलित आय की गणना 1968 में दादा भाई नौरोजी ने की थी। सबसे पहले आय की गणना 1968 में दादा भाई नौरोजी ने की थी। इन्होंने इस समय भारत की आय जो 20 रुपये बताया था। ठीक है, 20 रुपया। ठीक है, उस समय जो कि सालाना आया था, उस समय का सालाना इनकम जो था प्रति व्यक्ति आय वो 20 रुपया था। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, उनकी पुस्तक थी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, लिखित है। कह रहा वर्तमान में भारत का प्रति व्यक्ति आय 1,12,000 सालाना है। किसी देश के प्रगति को दिखाने का सबसे अच्छा माध्यम होता है प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या। हिंदू विकास दर, हिंदू विकास दर का संबंध राष्ट्रीय आय से है। ये पूछता है हमेशा क्वेश्चन, हिंदू विकास दर। ठीक है, राष्ट्रीय आय से संबंधित से राष्ट्रीय आय की गणना स्थिर कीमत पर की जाती है। किस कीमत पर? स्थिर कीमत पर की जाती है। अब देखते हैं आगे, चालू कीमत, चल रहे वित्तीय वर्ष, चालू कीमत कहते हैं, चल रहे वित्तीय वर्ष को चालू कीमत कहते हैं। इस पर राष्ट्रीय आय सटीक नहीं निकलता। अब स्थिर कीमत, बीते हुए वर्ष पर निकाला गया
राष्ट्रीय आय स्थिर कीमत कहलाता है। इसके लिए किसी वर्ष को हम राष्ट्रीय आधार मान लेते हैं। भारत का जो राष्ट्रीय आधार अभी प्रेजेंट टाइम में है वह 2017 से 18 है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, कह राष्ट्रीय आय, ठीक है, स्थिर कीमत पर एनएनपी को दर्शाता है। राष्ट्रीय आय की गणना 3 विधियां हैं। गणना की 3 विधियां, पहला उत्पादन विधि, ठीक है, दूसरा आय गणना विधि, तीसरा उपभोग विधि। तो चलते करके देखते हैं उत्पादन विधि। इस विधि में उत्पादन के समस्त वस्तुएं एवं सेवाओं का मूल्य जोड़ा जाता है। यह जीडीपी को दर्शाता है। ठीक है, इसमें दोहरे गणना की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिस कारण अंतिम वस्तु के मूल्य को जोड़ा जाता है। आय गणना विधि, इस विधि द्वारा सभी क्षेत्र के आय को जोड़ा जाता है, चाहे वह निजी क्षेत्र हो या सार्वजनिक क्षेत्र हो। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना उत्पादन तथा अन्य आय दोनों विधि से किया जाता है। उपभोग विधि, चलिए देखते हैं। इस विधि में उपभोग तथा बचत को जोड़ा जाता है। इसका प्रयोग विकसित देश में किया जाता है। बचत विधि तथा मौद्रिक विधि राष्ट्रीय आय की गणना विधि नहीं है। चलिए, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी देखते हैं। जीडीपी, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक वर्ष में एक निश्चित समय के अंदर उत्पादित समस्त वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य को जीडीपी कहते हैं। ठीक है, सीमा के बाहर उत्पादित वस्तु जीडीपी में शामिल नहीं होता। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर बताया गया है। जैसे चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सकल राष्ट्रीय उत्पाद एजीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यह पैसा राष्ट्र के काम का होता है। ठीक है, इसमें केवल भारतीयों की आय को शामिल करते हैं। जैसे कि जीडीपी में क्या होता है, जीडीपी मतलब भारतीय सीमा के अंदर जो कमाया हुआ धन होगा वो जीडीपी में आएगा। वो विदेशी ही क्यों ना कमाया, बस भारतीय सीमा के अंदर होना चाहिए, तो वो जीडीपी कहलाता है। और जीएनपी में भारतीय व्यक्ति द्वारा कहीं भी कमाया गया हो, देश या विदेश में, तो इसमें भारतीय व्यक्ति को देखा जाता है जीएनपी में, और जीडीपी में भारतीय क्षेत्र को देखा जाता है, भारतीय सीमा के अंदर। ठीक है, बस यही डिफरेंट है दोनों में। ठीक है, तो माना भारतीय द्वारा विदेश में अर्जित एक्स है तथा विदेश द्वारा भारत में अर्जित वाई है, तो जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि ये जो समझाया गया केस देखिए कि कब क्या होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, यह देश का सबसे शुद्ध पैसा होता है। जब जीएनपी में से मशीनरी टूट फूट या घिसावट आय को घटा दिया जाता है तो उसे एनएनपी कहते हैं। एनएनपी बराबर जीडीपी माइनस डी मतलब मूल्यह्रास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है किसी देश के जीवन स्तर को दर्शाने का सबसे अच्छा माध्यम प्रति व्यक्ति आय होता है। ठीक है, देख देते हैं। किसी देश के प्रगति को दर्शाने का सबसे अच्छा माध्यम जीडीपी होता है। इंपॉर्टेंट है, दोनों रख लीजिएगा। किसी देश के जीवन स्तर के दिखाने का सबसे अच्छा जो है माध्यम वो प्रति व्यक्ति आय है। किसी देश के प्रगति दिखाने का जीडीपी है। ठीक है, कह रहा है मूल्य के आधार पर भारत की जीडीपी छठे स्थान पर, भारत की जीडीपी छठे स्थान नंबर पर है। नंबर 1 पर अमेरिका है। ठीक है, क्रय शक्ति सामर्थ्य पीपीपी, परचेजिंग पावर पेरिटी। ठीक है, पीपीपी के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर है। प्रथम तथा दूसरे, प्रथम पर चीन और दूसरे पर अमेरिका है, पीपीपी के आधार पर, मतलब क्रय शक्ति के आधार पर। ठीक है, अर्थव्यवस्था का क्षेत्रप, कह रहा है अर्थव्यवस्था में आय के माध्यम को क्षेत्रप कहते हैं। क्षेत्रप कहते हैं। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो क्षेत्रप को स्वरूप, शर्त, स्वामित्व। ठीक है, अब देखिए स्वरूप को 3 भागों में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। ठीक है, प्राथमिक, सेकेंडरी, द्वितीय और तृतीय। ठीक है, शर्त को संगठित, असंगठित, स्वामित्व को सार्वजनिक, निजी, संयुक्त, सहकारी। ठीक है, तो चलिए करके हम लोग देखते हैं। चलिए प्राथमिक सेक्टर। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र, जब आय का स्रोत सीधे प्राकृतिक से जुड़ा हो उसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कृषि, पशुपालन, मत्स्य, डायरेक्ट मतलब प्राकृतिक से जुड़ा हो। द्वितीय क्षेत्र कहते हैं इसमें कारखानों को शामिल किया जाता है। इसमें निर्माण तथा विनिर्माण होता है, मतलब कि जो प्राइमरी पर डिपेंड हो। ठीक है, इसमें जैसे आ जाएगा आटा चक्की, गन्ना मशीन, फैक्ट्री, ये सब जो है प्राइमरी पर डिपेंडेंट हो, मतलब प्राथमिक पर डिपेंडेंट हो। तृतीय क्षेत्र जिसमें कि आप कोई सेवा दे रहे हैं, मतलब कि पूरी तरह से किसी को कुछ लेकर आप उसके बदले सेवा दे रहे हैं, इसके अंतर्गत आ जाएगा। इसमें नौकरी, व्यापार, सेवा, दुकान शामिल करते हैं। ठीक है, परिवहन, हॉस्पिटल, कोचिंग, नेता, खेल सब होता है टर्शियरी मतलब तृतीय सेक्टर के अंतर्गत। अब तृतीय सेक्टर के बारे में देख लेते हैं। में लोग बहुत कम लगे होते हैं किंतु आय बहुत अधिक होती है। जैसे जैसे लोगों का विकास होता जाता है, वह प्राथमिक क्षेत्र छोड़कर तृतीय क्षेत्र में चले जाते हैं। ठीक है, चले जाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रारंभ में किंतु वर्तमान में समय में भारतीय अर्थव्यवस्था का योगदान 17% योगदान, ठीक है, प्राइमरी का है। द्वितीय क्षेत्र का योगदान 29% है। ठीक है, 17% प्राइमरी प्रथम का, द्वितीय का 29% और सबसे ज़्यादा है तृतीय का 55% अभी प्रेजेंट का में। तीनों इंपॉर्टेंट है, रख लीजिएगा। ठीक है, संगठित क्षेत्र किसको कहते हैं, जिसमें नौकरी की शर्त, समय और वेतन तीनों ही निश्चित हो उसे संगठित क्षेत्र कहते हैं। जैसे बड़े कंपनी की नौकरी, सरकारी नौकरी, संगठित क्षेत्र, सार्वजनिक रोजगार, रेलवे, सेना, मतलब कि यह आपका सब फिक्स हो।
ठीक है, वेतन भी फिक्स हो, टाइम भी फिक्स हो, ठीक है, शर्त के हिसाब से हो। असंगठित क्षेत्र, इसमें नौकरी, समय तथा वेतन तीनों में कोई अनिश्चित हो, मतलब कोई फिक्स नहीं हो। भारत में सार्वजनिक रोजगार असंगठित क्षेत्र में है। सबसे बड़ा संगठित क्षेत्र कपड़ा उद्योग है, इंपॉर्टेंट है, कपड़ा उद्योग है। प्राइवेट कृषि दुकान, ठीक है। निजी क्षेत्र कह रहे इसके सभी क्षेत्र पर निजी व्यक्ति का हाथ होता है। इसे प्राइवेट पीवीटी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो होता है पीवीटी कहते हैं, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य केवल लाभ कमाना है। पूंजी के आधार पर सबसे बड़ा प्राइवेट जो कंपनी है वो रिलायंस है, जबकि कर की क्षमता के आधार पर टाटा है सबसे बड़ी इंडिया की, ठीक है। पूंजी के आधार पर रिलायंस और कर के आधार पर टाटा है। चलिए आगे देखते हैं। अब चलिए सार्वजनिक क्षेत्र देखिए। इस क्षेत्र पूरी तरह से सरकार का अधिकार होता है। इसे पब्लिक सेक्टर भी कहते हैं। यह विकास तथा समाज कल्याण के लिए होता है। सबसे बड़ा पब्लिक क्षेत्र कंपनी रेलवे तथा महारत्न कंपनियां हैं, ठीक है। अब संयुक्त क्षेत्र पीपीपी, इसमें निजी तथा सार्वजनिक दोनों की भागीदारी होता है। इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं। वर्तमान में भारत को सबसे तेजी से पीपीपी का विकास हो रहा है, जैसे मेट्रो, ठीक है, इसके अंतर्गत आएगा। अब देखते हैं सरकारी पीपीपी, ठीक है। इसमें निजी तथा सार्वजनिक दोनों की भागीदारी होता है। इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं। वर्तमान में भारत का तेजी से पीपीपी विकास करा, वही है एग्जाम्पल। आगे देखिए सरकारी, ठीक है, कोऑपरेटिव, ठीक है, सहकारी। जब किसी कंपनी को दिशा निर्देशक सरकार देती है उसे कोऑपरेटिव कहते हैं। एग्जाम्पल कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। इसका संचालन कई लोगों के समूह द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय नियोजन, ठीक है, कर संसाधनों के उचित उपयोग के लिए सरकारी नियोजन प्लानिंग करती है। नियोजन के लिए 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया, ठीक है। योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950 को किया गया, जो कि रूस के संविधान से लिया गया। योजना आयोग कहाँ से लिया गया? रूस के संविधान से। योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग के रूप में कर दिया गया है। 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदल के क्या कर दिया जाएगा? नीति आयोग कर दिया गया। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। योजना आयोग का मुख्य कार्य पंचवर्षीय योजना को बनाना। प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी, ठीक है, इसका स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, रख लीजिएगा। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं तथा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा योजना आयोग के सदस्य इसके सदस्य रहते हैं। यह पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करता है। कौन? राष्ट्रीय विकास परिषद। अब देख लीजिए रिमार्क में दिया है योजना आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद दोनों संविधान में, दोनों की चर्चा नहीं, अतः यह गैर संवैधानिक है। दोनों की रचना संविधान के बाद हुई, अतः इसे संवैधानिक निकाय कहते हैं। योजना आयोग को सुपर कैबिनेट के नाम से भी जानते हैं। सुपर कैबिनेट के नाम से किसको जानते हैं? तो योजना आयोग को। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना, जिसका जो कार्यकाल 1951 से 1956 रहा, यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ाना था। इस योजना में कृषि उत्पादन अपने लक्ष्य से दोगुना बढ़ गया था, अतः यह सफल योजना रही। द्वितीय पंचवर्षीय योजना है। इसका कार्यकाल 1956 से 1961 रहा। यह पीसी महालोबिस के मॉडल पर आधारित था। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय उद्योग को स्थापित करना था। भारी उद्योगों के स्थान के लिए विदेशों से अत्यधिक ऋण लेना पड़ता था, जिस कारण से इस योजना को असफल माना जाता। भारत के बड़े बड़े स्टील प्लांट इसी योजना में लगे। झारखंड का बोकारो स्टील प्लांट तीसरी पंचवर्षीय योजना में लगा, ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 इसका कार्यकाल रहा। इस योजना का उद्देश्य कृषि तथा उद्योगों दोनों को बढ़ावा देना था, ठीक है, बढ़ाना था। अब तक यह की सबसे असफल योजना रही। इसका असफलता के 3 कारण रहा। पहला जो कारण था 1962 में चीन युद्ध, जिसके बाद नेहरू जी की मृत्यु हो गई। 1965 में पाकिस्तान युद्ध। 1966 का भीषण सूखा तथा लाल बहादुर शास्त्री का नारा जय जवान जय किसान, ठीक है। आगे देखिए, इस योजना के बाद उस साल तक, ठीक है, 3 साल तक कोई योजना नहीं बनी, जिसे योजना अवकाश कहते हैं। योजना अवकाश 1966 से 1969 तक रहा, ठीक है, 1966 से 1969 तक रहा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बीच में आएगा हरित क्रांति, ठीक है। हरित क्रांति यह तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतिम समय 1966 में प्रारंभ हुआ। विश्व में इसकी जनक अमेरिका के वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, ठीक है। किनको? नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक स्वामी स्नाथन थे। हरित क्रांति शब्द विलियम कार्ड ने दिया था। किसने दिया था? विलियम कार्ड ने दिया था, ठीक है। हरित क्रांति उन्नत बीज के प्रयोग को बढ़ावा दिया। हरित क्रांति में मोटे अनाज के उत्पादन पर जोर दिया गया। इसमें गेहूं के उत्पादन बढ़ गया, धान का उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जबकि दलहन एवं तिलहन के उत्पादन घट गया, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात है। हरित क्रांति का मुख्य जो केंद्र था यूपी के शामली था। कहाँ था? यूपी के शामली था। हरित क्रांति में सर्वाधिक लाभ पंजाब को हुआ। द्वितीय हरित क्रांति, इसमें अनुवांशिक रूप से वृद्धि किए गए फसल को बोते हैं। ऐसे फसलों को जेनेटिक मॉडिफाई
कहते हैं, ठीक है, जीएम कहते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74। इस योजना का उद्देश्य स्थिरता को प्राप्त करना था, किंतु यह योजना अस्थिर हो गई क्योंकि इस दौरान प्रतिकूल मौसम से फसल बर्बाद हो गए तथा उड़ीसा में भीषण चक्रवात आ गए। 1971 में बांग्लादेश से युद्ध हो गया तथा शरणार्थी का संकट आ गया, जिसके कारण जो शरणार्थी थे, ठीक है, का संकट आ गया, जिस कारण से योजना असफल हो गई। पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1974 से 78 रहा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाना था, ठीक है। पंचवी योजना का खूब पूछा जाता है, गरीबी हटाओ का नारा, ठीक है। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी हटाना था। गरीबी हटाने के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम पूछा जाता है। 20 सूत्री कार्यक्रम कब लाया गया? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में। 1975 में ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई, ठीक है, 1975 में ही ग्रामीण बैंक। यह योजना सरकार बदलने के लिए 1 साल पहले ही समाप्त कर दी गई, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि 1 साल पहले कौन सा पंचवर्षीय योजना समाप्त कर दी गई? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना, जिनका कार्यकाल 74 से 78 रहा, ठीक है। अब अनवरत योजना रोलिंग प्लान की शुरुआत 1978 से 80 तक किया गया, ठीक है। इसे जनता पार्टी की सरकार ने लाया था, ठीक है। तो रोलिंग प्लान किसने लाया? तो जनता पार्टी की सरकार ने लाया। यह गांधीवादी मॉडल पर आधारित था। इस योजना को DDT लकड़वाला ने तैयार किया था, DD लकड़वाला ने तैयार किया था। रोलिंग प्लान की उपलब्धि की चर्चा स्पष्ट नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल 1980 से 85 रहा। इस योजना का में औद्योगिकरण को मुख्य जोर दिया गया। अब चलते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना 85 से 90। इसे डॉक्टर चक्रवर्ती ने तैयार किया। इसमें गरीबी को परिभाषित किया गया। 1989 में जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ किया गया। जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ किया गया 1989, ठीक है, 89। आगे देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना 92 से 97। यह योजना 2 वर्ष की देरी से शुरू हुई क्योंकि 1991 में आर्थिक संकट थे। इस योजना को मनमोहन सिंह ने तैयार किया था, ठीक है। 8वीं पंचवर्षीय योजना को किसने तैयार किया था? मनमोहन सिंह ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रट लीजिएगा। इस योजना में मानव संसाधन, शिक्षा, उदारीकरण पर जोर दिया गया, जिस कारण से इसे शिक्षा में समर्पित योजना का था। शिक्षा में समर्पित योजना किसको कहा जाता है? 8वीं पंचवर्षीय योजना को। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2000। यह अमर सेन मॉडल पर आधारित था। 9वीं किस पर था? अमर सेन पर, ठीक है, मॉडल पर आधारित था। इसमें न्याय पुनः वितरण प्रणाली को अपनाया गया। यह योजना भूकंप, कारगिल युद्ध तथा 1996 के परमाणु परीक्षण के कारण असफल हो गई, ठीक है। चलते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007। इसमें शिक्षा को बढ़ाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया। तो सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ कब, किस पंचवर्षीय योजना में किया गया? तो 10वीं में। इंपॉर्टेंट है, रख लीजिएगा पॉइंट। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012। इसमें हर क्षेत्र के विकास के लिए समावेशी विकास चलाया गया। यह तीव्रतम विकास पर जोर दिया गया तथा 1 अप्रैल 2010 को भिंड मिल योजना प्रारंभ की गई। हालांकि इस योजना को संसद ने 2005 में मंजूरी दी थी। तो पूछेगा कि भिंड मिल योजना कब प्रारंभ की गई? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में 2010 में, ठीक है। इस योजना में वन क्षेत्र भूमि वृद्धि का लक्ष्य रखा गया तथा 24% से घटकर जो वन था वह 22% रह गया, ठीक है। तो अब चलते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना पर। 12वीं पंचवर्षीय योजना कार्यकाल 12 से 17 साल, लेकिन 15 में ही इसकी जगह पर अब नीति आयोग आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार में कमी का लक्ष्य रखा गया, किंतु यह दोनों बढ़ गया। इस योजना में परमाणु ऊर्जा को बढ़ने का भी लक्ष्य रखा गया। तो यह 12वीं पंचवर्षीय योजना 15 में ही समाप्त कर इसमें नीति आयोग आ गया, ठीक है। अब चलते हैं ठीक है, बेरोजगार, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। चलते हैं, और बेरोजगार किसे कहते हैं? तो बेरोजगार वह आर्थिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति को समय पर उसकी योग्यता के अनुसार उचित मूल्य पर रोजगार नहीं मिलता है। बेरोजगार के कई स्वरूप होते हैं। चलिए सबको देख लेते हैं। पहला संरचनात्मक बेरोजगारी, जब मांग में परिवर्तन हो और मांग में कमी हो जाए तो उससे उत्पन्न जो बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। यह दीर्घकालीन होता है। अस्फीति, धन की कमी के कारण यह संरचालक तथा ढांचागत बेरोजगारी उत्पन्न होती है। भारत में सबसे ज़्यादा संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। चक्रीय बेरोजगारी, दूसरा देखते हैं चक्रीय, जब मांग पूरी तरह समाप्त हो जाए अर्थात समग्र मांग के अभाव में फैक्ट्री बढ़ जाए, इससे जुड़ी सभी लोग बेरोजगार हो जाएं, तो इसे हम लोग चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए समझाया गया। आगे देखते हैं हम लोग घर्षणात्मक बेरोजगारी, जब तकनीक विकसित हो तथा पुराने तकनीक के लोग जब तक के लिए बेरोजगार हो जाए जब तक कि वह नई तकनीक सीख नहीं जाते, अर्थात नई नौकरी खोजने के दौरान हुई बेरोजगारी को घर्षणात्मक बेरोजगारी या अल्पकालीन होती है, ठीक है। यह भारत के शहरी क्षेत्रों में देखी जाती है। यह छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी, ठीक है, परछन बेरोजगारी, यह बेरोजगारी जिसमें मजदूर काम पर लगा हुआ है, दिखता है, किंतु उसकी उत्पादक शून्य होती है क्षमता। उसे नौकरी से हटा दिया जाए भी तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कृषि में यह बेरोजगारी देखी जाती है। जैसे कि एक आदमी भी कृषि में काम कर सकता है, फिर भी वह 5 बापूत लगे हुए हैं, तो समझ जाइए कि वह छिपी हुई बेरोजगारी, अदृश्य परछन बेरोजगारी है,
ठीक है। तो चलिए देखते हैं, मौसमी बेरोजगारी वैसी बेरोजगारी जो किसी खास मौसम में आती है, मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। ठीक है, कटाई के बाद किसान के ठंडी जूस या आइसक्रीम वाले, ठीक है, कुछ ही समय के लिए बेचते हैं, कुछ समय के बाद इसको बंद कर दिया जाता है। ठीक है। शिक्षित बेरोजगारी किसको कहते हैं? जब किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता के आधार पर रोजगार नहीं मिलता, उसे शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। इसमें मजदूर अपनी कुल क्षमता का कार्य नहीं करता है। अब चलते हैं गरीबी, पोवर्टी किसको कहते हैं? गरीबी वह 5 मूलभूत चीज़ों में से एक है, एक से अधिक किसी को कमी हो जाती है, जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, चिकित्सा, तो गरीब के क्षेत्र में, इसमें किसकी कमी हो जाएगा? तो गरीब के क्षेत्र में आएगा। योजना आयोग के अनुसार शहरी क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रतिदिन भोजन ग्रहण करने वाला व्यक्ति गरीब नहीं है। ठीक है। तेंदुलकर समिति के आधार पर कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में 26 रुपया प्रतिदिन, शहरी क्षेत्र में 32 रुपया प्रतिदिन खर्च करने वाला व्यक्ति गरीब नहीं है। विश्व बैंक के अनुसार $1 प्रतिदिन खर्च करने वाला व्यक्ति गरीब नहीं है। ठीक है। गरीबी नापने की 2 विधि होती हैं। पहला, सापेक्ष विधि द्वारा गरीबी मापने की तुलना किया जाता है। ठीक है। दूसरा, निरपेक्ष विधि द्वारा गरीबी मापने के लिए एक न्यूनतम आय को आधार मान लिया जाता है तथा इस रेखा के ऊपर वाले को APL एबव पॉवर्टी लाइन तथा नीचे वाले लोगों को BPL बिलो पॉवर्टी लाइन। देश में गरीबी तथा बेरोजगारी का आंकड़ा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं, आय एवं संपत्ति की असमानता को दर्शाने के लिए गिनी गुणांक, ठीक है, गिनी गुणांक तथा लॉरेंज वक्र का प्रयोग करते हैं। आय एवं संपत्ति की असमानता को दिखाने के लिए गिनी गुणांक तथा लॉरेंज वक्र का प्रयोग करते हैं। बेरोजगारी को दर्शाने के लिए फ्लिप वक्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट है। प्रति व्यक्ति आय को दर्शाने के लिए क्रूजेंट वक्र का प्रयोग करते हैं। तो देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। आय एवं संपत्ति की असमानता को दिखाने के लिए गिनी गुणांक या लॉरेंज वक्र, बेरोजगारी को दर्शाने के लिए फिलिप वक्र और प्रति व्यक्ति आय को दर्शाने के लिए क्रूजेंट वक्र का प्रयोग करते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग अगला टॉपिक, बजट। ठीक है, बजट यह फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है चमड़ा का थैला। बजट का चमड़ा का थैला। 1773 में ब्रिटेन के वित्त मंत्री वालपोल ने बजट शब्द का प्रयोग किया। भारत में बजट सबसे पहले कैनिंग के समय, किसके समय? कैनिंग के समय, लॉर्ड कैनिंग के समय 1860-61 में जेम्स विलियमसन ने प्रस्तुत किया। ठीक है, जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया। जेम्स विल्सन को बजट का जनक कहा जाता है। जेम्स विल्सन को बजट का जनक कहा जाता है। एक वर्ष समिति के सिफारिश पर आम बजट को रेल बजट से अलग कर दिया गया। इंपॉर्टेंट है, पूछ भी सकता है। ठीक है। 2016 में पुनः रेल बजट एवं आम बजट को मिला दिया गया। भारत में बजट प्रस्तुत करने की परंपरा फरवरी महीने के अंतिम कार्य दिवस पर होता है। बजट को तैयार करने का समय प्राक्कलन समिति करती है। सर्वाधिक बार बजट प्रस्तुत करने का श्रेय मोरारजी देसाई को जाता है। उन्होंने 10 बार बजट प्रस्तुत किया। बजट शाम को प्रस्तुत किया जाता है, किंतु यशवंत सिन्हा ने दोपहर में बजट प्रस्तुत किया था। ठीक है। बजट पर, ठीक है, टीवी पर प्रसारण बजट का 1992 से प्रारंभ हुआ। स्वतंत्र भारत का पहला बजट RK स्वर्ण सेठी ने किया था। ठीक है, स्वतंत्र भारत का। लेकिन गणतंत्र भारत का प्रथम बजट अगर पूछे तो जॉन मथई ने 1950 में प्रस्तुत किया था। आगे देखते हैं, बजट प्रस्तुत करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, किंतु वे वित्त मंत्री से प्रस्तुत करवाते हैं। बजट शब्द का चर्चा संविधान में नहीं है, ठीक है, बल्कि इसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा की गई है। ठीक है। अनुच्छेद 112 में इसमें बजट के तहत वित्त मंत्री भिन्न भिन्न कार्य की योजना को प्रस्तुत करते हैं। अनुच्छेद 113 में इनमें प्राक्कलन के तहत खर्च के विवरण दिया जाता है। अनुच्छेद 114 में विनियोग विनय के तहत धन निकालने का प्रस्ताव रखा जाता है। जब तक विनियोग विधायक पारित नहीं हो जाता तब तक संसद से धन नहीं निकाला जा सकता है। इसी कारण संसद को राष्ट्रीय धन का रक्षक कहते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 115 इसमें अतिरिक्त अनुदान के तहत प्राक्कलन को दिए गए पैसे घट जाने पर पैसा निकाला जाता है। अनुच्छेद 116 इसमें लेखानुदान द्वारा एडवांस अग्रिम राशि निकाल ली जाती है। ठीक है। अब बजट के प्रकार देखते हैं। पहला, शून्य आधारित बजट। जब बजट पिछला लेन देन को छोड़कर नए सिरे से, पूरी तरह से नए सिरे से बजट बनाया जाता है उसे शून्य आधारित बजट कहते हैं। ठीक है, शून्य आधारित बजट कहते हैं। भारत में शून्य आधारित बजट 1987 से 88 में राजीव गांधी ने लाया। ठीक है, शून्य आधारित बजट 1987-88 में किसने लाया? तो राजीव गांधी ने। तथा विश्व में शून्य आधारित बजट, प्रथम बजट 1973 में अमेरिका के जिमी कार्टर ने शून्य आधारित बजट का जनक के रूप में ठीक है, शून्य आधारित बजट जिमी कार्टर ने शून्य आधारित बजट, ठीक है, तैयार किया अमेरिका में। ठीक है, शून्य आधारित बजट का जनक जो है वह पीटर फायर थे। ठीक है, पीटर फायर को शून्य आधारित बजट का जनक कहा जाता है, पीटर फायर को। ठीक है, आगे देखते हैं, जेंडर बजट। जिस बजट में स्त्री पुरुष को अलग कुछ प्रावधान हो जेंडर बजट कहलाता है। 2001 में महिला सशक्तिकरण के बाद जेंडर बजट पर अधिक बढ़ावा दिया गया। संतुलित बजट वैसा बजट जिसमें आय तथा व्यय बराबर हो, संतुलित बजट कहलाता है। आउटकम बजट, ठीक है, जब सरकार पैसा को खर्च करती है तथा धन द्वारा किए गए कार्य को रिपोर्ट कार्य प्रगति को आउटकम बजट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
लोक राजस्व, पब्लिक फाइनेंस, ठीक है। सरकारी लेन देन में को लोक राजस्व कहते हैं, ठीक है। लोक राजस्व को एक सार्वजनिक होता है, दो भागों में बांटा गया, सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय। सार्वजनिक आय को दो भाग में, राजस्व आय, पूंजीगत आय, और सार्वजनिक व्यय को राजस्व आय और पूंजीगत, सॉरी, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, ठीक है। तो चलिए एक करके देखते हैं। सार्वजनिक आय, ठीक है, सरकार के कुल आय का सार्वजनिक आय कहते हैं। ये दो प्रकार के होता है, राजस्व आय, ठीक है, वैसा आय जिसे सरकार लौटाती नहीं है, राजस्व आय कहलाता है। अर्थात इस प्रकार सरकार की देनदारी, ऋण भार शून्य रहता है। केंद्र सरकार को राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत निगम कर है, याद रखिएगा। केंद्र सरकार का राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत निगम कर, तथा राज्य सरकार का सबसे बड़ा बिक्री कर। जो आय का स्रोत है, टैक्स का स्रोत है, वह बिक्री कर। अब देखते हैं पूंजीगत आय, सरकार का वैसा धन जिसे सरकार को लौटाना पड़े, अर्थात जिस पर सरकार की देनदारी रहती है, ठीक है। आगे देखते हैं रिमार्क, सरकार अपने पूंजीगत आय को बनाने रखने के लिए कैशलेस विशेष पर जोर दे रही है। सार्वजनिक व्यय किसको कहते हैं? सरकार के कुल व्यय को सार्वजनिक व्यय कहते हैं। दो प्रकार के होता है, पहला पूंजीगत व्यय, ठीक है, एक वर्ष में प्रारंभ होकर कई वर्षों तक धीरे धीरे होता रहता है, यह बहुत बड़ा व्यय होता है। इसके द्वारा ढांचागत विकास होता है, जैसे सड़क, पुल, एयरपोर्ट इत्यादि। राजस्व व्यय कर, यह व्यय अल्पकालीन तथा छोटा होता है, जिस पर वर्ष यह प्रारंभ होता है उसी वर्ष यह समाप्त हो जाता है। सहायता राशि, सब्सिडी। आगे करें घाटा किसको कहते हैं? ठीक है, डिप्रिसिएट कर, जब व्यय आय से अधिक हो उसे घाटा कहते हैं। घाटा कई प्रकार के होते हैं, पहले राजस्व घाटा, तो राजस्व आय माइनस राजस्व, सॉरी, राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय। पूंजीगत घाटा, पूंजीगत व्यय माइनस पूंजीगत आय। सार्वजनिक घाटा, सार्वजनिक व्यय माइनस सार्वजनिक आय। सार्वजनिक घाटा, पूंजीगत घाटा प्लस राजस्व घाटा। सार्वजनिक घाटा को बजटीय घाटा भी कहते हैं। राजकोषीय घाटा, जब बजट घाटा में ऋणवार को जोड़ दिया जाता है उसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। राजकोषीय घाटा का सबसे प्रमुख घाटा है, ठीक है। कह रहा है जिस देश का राजकोषीय घाटा जितना अधिक होगा उस देश की प्रगति उतनी ही बाधक होगी। चलिए आगे देखते हैं प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा में ब्याज को जोड़ने पर प्राथमिक घाटा आता है। मौद्रिक घाटा, नए नोट छापने पर खर्च आय के कारण लगने वाला घाटा मौद्रिक घाटा कहलाएगा। तभी लगेगा सरकार अत्यधिक नोट छापने दे, ठीक है। कर योजनागत व्यय, वैसा व्यय जिसका भुगतान पहले ही लगाया जा चुका है, योजनागत व्यय कहलाता है, ठीक है। गैर योजनागत व्यय, वैसा व्यय जिसका पूर्व अनुमान सरकार को न हो, गैर योजनावत व्यय कहलाता है, जैसे सहायता राशि, सब डिवीजन इत्यादि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टैक्स, ठीक है। कह रहा है यह एक अनिवार्य भुगतान है, ठीक है, ठीक है, भुगतान है जो कानूनी रूप से देना पड़ता है। उतना ही निश्चित है, यह उतना ही निश्चित है कर जितना की मृत्यु, क्योंकि यह सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत होता है। कराधान का सिद्धांत एडम स्मिथ ने दिया था, ठीक है। टैक्स के प्रकार, समानुपातिक टैक्स, वैसा कर जो आय के घटने बढ़ने पर नहीं बदलता है, समानुपातिक कर कहलाता है। यह गरीबी तथा अमीरी पर समान रूप से प्रभावी होता है। अब प्रगतिशील कर, ठीक है, कर यह आय के बढ़ने से बढ़ता है और इसका प्रभाव अमीर पर ज़्यादा पड़ता है। यह आय एवं संपत्ति के समानता को दूर करता है। और अधोगामी कर, ठीक है, यह कर आय के बढ़ने से प्रारंभ में बढ़ता है किंतु एक निश्चित सीमा पर जाकर समान हो जाता है। इसमें प्रारंभ में प्रगतिशील गुण होते हैं, बाद में समानुपात गुण होते हैं। आपका प्रतिगामी कर, ठीक है, यह कम आय वालों पर अधिक टैक्स लगाता है, गरीबों के लिए अत्यधिक प्रभावित करता है। टैक्स, इसमें सरकार बिना कुछ धन दिए लेती है, ठीक है। अब कारापात, जिस व्यक्ति पर टैक्स लगाया जाता है उसे कारापात कहते हैं। और कराघात, जो व्यक्ति टैक्स धनराशि देता है उसे कराघात कहते हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट देखते हैं। अब डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष वैसा टैक्स जो व्यक्ति पर लगाया जाता है, अतः उसे जो व्यक्ति वही उसी से वसूल किया जाता है। डायरेक्ट टैक्स मतलब यह पर्सनल किसी पर लगाया जाता है, डायरेक्ट टैक्स कहलाता है, जैसे इनकम टैक्स, संपत्ति टैक्स, निगम टैक्स इत्यादि उपहार कर। और प्रत्यक्ष जिससे पूरा समूह पर लगाया जाता है, जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वह व्यक्ति उसका भुगतान नहीं करता बल्कि दूसरा व्यक्ति उसका भुगतान करता है। यह वस्तुओं पर लगाया जाता है, जैसे बिक्री कर, सीमा कर, मतलब पूरा समूह पर सब पर एक जैसा लगता है, ठीक है। अब देखिए अधिकार, ठीक है, केस टैक्स के अतिरिक्त लगाया जाए शेष जो कहलाता है। शेष धनराशि के द्वारा सरकार प्रौढ़ शिक्षा, सफाई, सामाजिक सुरक्षा इत्यादि का कार्य करती है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं निगम कर के बारे में। यह बड़े बड़े कंपनी द्वारा लगाया जाता है, यह प्रत्यक्ष कर है, यह मुनाफे के 30% पर लगाया जाता है। केंद्र सरकार के आय का सबसे बड़ा स्रोत निगम कर है, ठीक है।
टाटा, बिरला, रिलायंस इत्यादि पर लगाया जाता है। उपहार कर, ठीक है। गिफ्ट टैक्स, यह प्रत्यक्ष कर है जो 50,000 से अधिक के गिफ्ट पर मिलता है, यह टैक्स लगाया जाता है। 30% इसका भी सकता है। जैसे केबीसी में आपको 5 करोड़ मिला तो 3.5 करोड़ मिलेगा, बाकी टैक्स में कट जाएगा। लेकिन नोट में देखिए, विवाह द्वारा, समझी द्वारा दिया गया उपहार पर यह टैक्स नहीं लगाया जाता है। अब आयकर, इनकम टैक्स, यह एक प्रत्यक्ष कर है जिसे केंद्र सरकार लगाती है। इनकम टैक्स के निगरानी के लिए परमानेंट अकाउंट नंबर, PAN, परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है, पैन कार्ड दिया जाता है। भारत में इनकम टैक्स के 4 स्लैब होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग GST अगले क्लास में शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर दिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जिससे उनको भी फायदा मिल सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।